तो दोस्तों साइंस का एग्जाम बस आने ही वाला है ना? चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। ये वो चैप्टर है जो सवाल आने ही आने हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, किसी एक जीव को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, सांस लेना ये सब जरूरी है। जनन जरूरी नहीं है। तो फिर इतनी एनर्जी क्यों खर्च करते हैं जीव इस प्रोसेस पर? जवाब सिंपल है, अपनी स्पीशीज को, अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए। ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि पूरी स्पीशीज के सर्वाइवल का सवाल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीशीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो इस रिवीजन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जीवन का आधार डीएनए, फिर अलैंगिक जनन, उसके बाद पौधों में, और फिर मनुष्यों में लैंगिक जनन, और आखिर में हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की। तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए, रिप्रोडक्शन को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा लाइफ के ब्लूप्रिंट को, यानी डीएनए को। ये पूरी प्रोसेस का आप कह सकते हैं हार्ट है। तो ये डीएनए आखिर है क्या? सिंपल भाषा में समझिए, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी जीव की सारी जानकारी A to Z छुपी होती है। वो कैसा दिखेगा, उसका शरीर कैसे काम करेगा, सब कुछ। इसीलिए रिप्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? डीएनए की एक कॉपी बनाना, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन तक पास ऑन हो सके। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत क्रूशल है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के पहले मेन टाइप की, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं ना, उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी सादी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो नई संतान, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, वो जेनेटिकली और फिजिकली एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की। एक तरह से कह सकते हैं क्लोन होती है। इसमें कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है विखंडन यानी फिशन, और बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, इससे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें होता क्या है, एक सेल बस दो डॉटर सेल्स में, दो हिस्सों में बट जाता है, और हर हिस्सा एक नया अमीबा बन जाता है। सिंपल, फास्ट एंड इफेक्टिव, है ना? अब आता है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन, और ये तो कमाल का है। प्लेनेरिया जैसे कुछ जीव होते हैं जिनकी बॉडी का अगर कोई हिस्सा कट जाए तो वो उस कटे हुए हिस्से से एक पूरा का पूरा नया जीव बना लेते हैं। मतलब सोचिए, अगर आप एक प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा एक नया कंप्लीट प्लेनेरिया बन जाएगा। अमेजिंग पावर है ये। नेक्स्ट अप है मुकुलन यानी बडिंग, और इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है हाइड्रा। यहां देखिए, पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर एक छोटा सा उभार, एक आउटग्रोथ निकलती है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है बीजाणु समासंग या स्पोर फॉर्मेशन। कभी ब्रेड पर लगी फफूंद देखी है? वो राइजोपस फंगस ही होता है। ये क्या करता है, ये छोटे छोटे स्पोर्स बनाता है, जिनके ऊपर एक बहुत मोटी प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ये वॉल इन्हें मुश्किल हालातों में, जैसे गर्मी या सूखे में, बचाकर रखती है, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, मतलब नमी मिलती है, ये स्पोर जर्मिनेट करके नया फंगस बना लेता है। तो ये तो हुई अलैंगिक जनन की बात। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ये प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से आती है डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता। और इसकी शुरुआत हम करेंगे पौधों से। तो सबसे जरूरी बात, एक पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? उसका फूल। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें जो नर भाग है उसे कहते हैं पुंकेसर। ये बनाता है परागकण, और जो बीच में फीमेल पार्ट है वो है स्त्रीकेसर। इसके तीन हिस्से हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। एग्जाम में ये डायग्राम लेबल करने के लिए आता ही आता है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अब एक पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, परागण और निषेचन में क्या फर्क है? देखिए, परागण यानी पॉलिनेशन सिर्फ पहला स्टेप है।
इसमें बस परागकण यानी पोलन ग्रेन्स नर भाग से मादा भाग तक ट्रांसफर होते हैं, हवा से, पानी से या कीड़ों से। लेकिन असल काम, मेन इवेंट होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये तब होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं अंडाशय के अंदर। तो याद रखिए, पहले परागण फिर निषेचन। तो इस पूरे प्रोसेस की जर्नी को 4 सिंपल स्टेप्स में याद रखते हैं। स्टेप 1 परागण हुआ। स्टेप 2 परागण से एक पॉलन ट्यूब निकली जो बीजांड तक पहुंची। स्टेप 3 बीजांड के अंदर हुआ निषेचन। और स्टेप 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निषेचन के बाद बीजांड बन जाता है बीज और अंडाशय बन जाता है फल। जी हाँ, हम जो फल खाते हैं वो असल में पौधे का पका हुआ अंडाशय ही होता है। पौधों के बाद अब हम बात करते हैं मनुष्यों में लैंगिक जनन की। ये प्रोसेस जुड़ी है उस फेज से जिसे किशोरावस्था कहते हैं, और इस दौरान जो बदलाव आते हैं उसे कहते हैं यौवनारंभ। तो यौवनारंभ या प्यूबर्टी वो टाइम है जब हमारा शरीर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। कुछ बदलाव लड़के और लड़कियों दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे बॉडी के न्यू एरियाज में हेयर ग्रोथ, और कुछ स्पेसिफिक होते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास और मासिक धर्म की शुरुआत होती है, वहीं लड़कों में दाढ़ी मूंछ आने लगती है और आवाज भारी हो जाती है। ये रहे नर और मादा प्रजनन तंत्र। और फिर से एग्जाम के लिए इन दोनों के डायग्राम्स और लेबलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फंक्शनली याद रखिए, नर तंत्र का मेन काम है वृषण यानी टेस्टिस में शुक्राणु बनाना, और मादा तंत्र का मेन काम है अंडाशय यानी ओवरीज में अंडाणु या एग बनाना। इन्हीं दोनों के मिलने से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन होता है तो होता है निषेचन और बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। ये जाइगोट फिर गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है और एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो में डेवलप होने लगता है। यहाँ एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, प्लेसेंटा। इसका काम जरूर याद रखना, ये माँ के ब्लड से बच्चे को सारा पोषण और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। एक तरह से ये भ्रूण की लाइफलाइन है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होता है अगर अंडा फर्टिलाइज ना हो तो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ ले जाता है, एग्जाम का एक और हॉट टॉपिक। देखिए, हर महीने यूटेरस यानी गर्भाशय एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करता है। इसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो मोटी और स्पंजी हो जाती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस तैयारी का, इस लाइनिंग का कोई काम नहीं। तो ये लाइनिंग टूट जाती है और ब्लड और म्यूकस के रूप में योनि से बाहर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये साइकिल लगभग हर महीने रिपीट होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सेक्शन पर, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ आती है नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फैमिली प्लानिंग के लिए और साथ ही यौन संचारित रोगों यानी STDs से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके अवेलेबल हैं। एग्जाम के लिए आपको हर मेथड का कम से कम एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे बैरियर मेथड्स में कॉन्डम, हार्मोनल मेथड्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस यानी IUDs में कॉपर टी, और सर्जिकल मेथड्स। ये सारे तरीके लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। और इस रिवीजन को हम इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। याद रखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ एक बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं है। एक हेल्दी सोसाइटी सिर्फ हेल्दी बॉडीज से नहीं बनती, बल्कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बनती है जिनके पास सही जानकारी हो और जो सही फैसले ले सकें। तो इस चैप्टर को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के लिए भी समझिए। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।